खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी। सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां बात जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करेंगे और कल जो सबसे पहले खबर बताई थी उस खबर का असर आपको बताएंगे कि सरकार ने किस तरीके से उस पर रद्दअमल किया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां पर वो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या वो मामला है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सरकार के 2-3 बड़े फैसले हुए हैं, डेवलपमेंट को लेकर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और दिल्ली लिए चलेंगे जहां पर कल NSAs का एक इजलास मुनक्किद हुआ था और उस इजलास के दौरान कुछ बातें हुई हैं, कुछ करार हुए हैं। उन करारों का कितना असर अफगानिस्तान पर दिखने को मिलेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर अफगान को लेकर क्या कुछ चल रहा और मौजूदा सूरत हाल किस तरीके की है, सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे एक एक करके, इस उम्मीद के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ लगातार बने रहेंगे इस मॉर्निंग शो में सुबह 10 बजे तक। और 9:40 पर हस्बे वादा आपके सामने आएंगे दोबारा ब्रेक के बाद। जब आएंगे तो फिर बात होगी आपकी, यानी आप हमारे साथ बात करेंगे, अपने इलाके के मामलात मसाइल जो है वो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश और सही करेंगे। तो फिलहाल करते हैं जी शुरुआत, जरा माजी की याद को ताज़ा करते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ है। और हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। और अब आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के हवाले से, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है। और आज का दिन 11 नवंबर तारीख में इसलिए भी काफी अहम है चूंकि 1947 में डेरा और चित्राल जो पाकिस्तान में आज के दिन मिल गए थे, इल्हाक दोनों का हुआ था पाकिस्तान के साथ। 1675 में गुरु गोबिंद सिंह को सिखों का गुरु मुकर्रर किया गया, आज ही का दिन था। 1811 में आज ही के दिन कार्थीना कोलंबिया ने खुद को स्पेन से आजाद होने का ऐलान किया, 11 नवंबर 1811 को। साल 1962 आज का दिन अहम इसलिए चूंकि कुवैत को कौमी असेंबली ने कुवैत की जो कौमी असेंबली थी उसको आईन ने आज के दिन बिलाखिर कबूल किया था। और आज का दिन भी कुवैत के लिए काफी अहम है, तकरीबात हो रही हैं। 1918 में पोलैंड ने खुद को एक आज़ाद मुल्क 11 नवंबर को यानी आज ही के दिन करार दिया था। और दारुल हुकूमत नई दिल्ली 1956 में आज ही के दिन यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुई थी, मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाका बन गया था, आज ही का दिन 11 नवंबर 1956। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा खबरों की करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कल की एक खबर की। यानी कल हमने आपके सामने बताया था कि प्राइवेट स्कूल्स ने एक नया खेल शुरू किया जी। और ये खेल सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर नहीं है बल्कि जम्मू के अंदर भी कई इलाकों से लगातार ये खबरें और ये बातें सामने आ रही थी कि किस तरीके से स्कूल इंतजामिया ने बुक माफिया यानी किताबों का एक जाल, किताबें बेचने का एक सिलसिला शुरू किया और स्पेसिफिक दुकानों के ऊपर वर्दियां और किताबें बेची जा रही थी। और फिर दिन में भी हमने उसको प्रोसेस किया, आपको बताया कि किस तरीके से रश है किताब सेंटर्स के बाहर, किताब कुतुब खानों के बाहर लोग किताबें खरीद रहे थे और बाहर जो आ रहे थे उनके चेहरे क्या कुछ बता रहे थे, इसको दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन शाम होते होते हुकूमत ने इस खबर का नोटिस लिया और गुलिस्तान न्यूज़ की खबर का बड़ा असर ये देखने को मिला कि सूबाई इंतजामिया और महकमा तालीम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों को ये वार्निंग दे दी है कि वो इस तरीके की कार्रवाई से इज्तनाब करें। यानी किताबें, टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म जिस तरीके से महदूद दुकानों पर बेचने की बातें सामने आ रही थी और मनमानी दामों पर बेचा जा रहा था, इसको लेकर प्राइवेट स्कूलों के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी कर दिया है और कहा गया है कि अगर आपने इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की तो फिर आपका मामला इंतहाई सख्त होगा, यानी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपको डीरजिस्टर किया जाएगा, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन को खत्म किया जाएगा। और ये ऑर्डर इंतहाई अहम है और इस ऑर्डर की रूह से प्राइवेट स्कूलों को रोक दिया गया है टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म का जो एक नया सिस्टम और खेल शुरू किया गया था उससे। और यह कहा गया था कि किताबें हर दुकान पर अवेलेबल रहेंगी, किसी एक दुकान पर नहीं। ये बात जरा याद रखिएगा आप कि ऑर्डर में
कहा गया कि दुकानों यानी जितनी भी कुतुब फरोशों की दुकानें हैं, जितना भी किताबें बुक सेलर्स की दुकानें हमारे पास है, अगर आप ए स्कूल में पढ़ते हैं तो उस ए स्कूल की किताबें हर दुकानदार के पास होनी चाहिए। इसे आप स्पेसिफिक एक दुकान के पास ना करें, और अगर ऐसा किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वर्दी के मामले में मैंने कल भी बात की थी कि किस तरीके से वर्दियों का खेल खेला गया कि आपने शहर श्रीनगर के नामवर 2-3 जगहों से बड़े स्कूलों की वर्दी मिलनी है, और अगर व्हाइट कमीज आपने वहां से नहीं खरीदी, कहीं और से खरीदी, तब आपको कहा जाता है कि साहब ये तो है ही नहीं हमारी, क्योंकि इस पर लोगो नहीं लगाया, और लोगो अगर आप बनवाते हैं तो फिर वो चलता नहीं है। तो इसका भी संजीदा नोटिस कल सरकार ने लिया है, और सरकार की तरफ से नाज़िम तालीम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टिव सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए कर दिया है, जिसमें उन्हें कह दिया गया कि यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक ओपन मार्केट में रखी जाए, और अगर किसी स्कूल ने इसे ओपन मार्केट में रखने से गुरेज किया तो उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई होगी। उनकी रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइजेशन का मामला खटाई में पड़ सकता है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी मामलत वाले स्कूल हो, दोनों के लिए इस हुक्मनामे का इतलाफ जारी कर दिया गया है। साथ साथ चीफ एजुकेशन अफसरों को कहा गया है कि वो स्पेशल मॉनिटरिंग टीमें बनाएं और जडीओज को उन टीमों के अंदर रखे, ताकि ग्राउंड जीरो पर ये हर मामला देखा जाए। यानी अब बड़े स्कूल जो शहर के अंदर है वो तो है ही, इस ऑर्डर की रूह से जिले और तहसील लेवल पर भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, और सभी जडीओज और सीओ से कहा गया कि मॉनिटरिंग टीमों को बनाया जाए, ताकि किसी भी तरीके से अब ये खेल आगे ना बढ़े। एक तरफ से ये तो अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी इस खबर का एक पार्ट जो है जिसको लेकर सरकार ने आगे आना होगा, और वो पार्ट है किताबों की रिब्रांडिंग या किताबों की जो कीमतें हैं, मनमानी कीमतें जो लगाई जाती हैं उसको लेकर। जो किताब आपको दिल्ली में 10 या 15 रुपए में मिलती है, वो किताब आप कश्मीर आते आते 80 से 85 रुपए कैसे मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो प्रिंटिंग और पब्लिशर्स का एक माफिया है, इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त वालिदैन के लिए है, तलबा के लिए है, जो रिसर्चर्स है उनके लिए, क्योंकि बड़े महंगे दामों पर किताबें यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर महकमा हमारे पास है जो इस पर निगरानी कर सकता है, लेकिन न जाने क्यों उनकी खामोशी है। फिलहाल एक खबर का असर आपके सामने है, जो कल हमने शुरुआत में बताई थी, उसका असर आपके सामने देख दिया कि रात देर गए सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया, और सभी स्कूलों के लिए यह कह दिया गया कि न तो वो किताब 2 साल के लिए बदलेंगे और ना ही एक ही दुकान पर किताबें और वर्दियां वो बेचेंगे, बल्कि ओपन मार्केट के अंदर ये हो। अगर कोई कार्रवाई, अगर शिकायत है तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा, और हम हुकूमत तक पहुंचाएंगे ताकि कार्रवाई हो सके, सिस्टम काम कर सके। ये तो जनाब थी खबर का असर। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको आसिफ बताएंगे कि डोडा में कार्रवाई हुई है, और वो कार्रवाई नौजवानों के खिलाफ हुई है। खबर है क्या और गिरफ्तारी किन की हुई है, तफसील के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल को मजमूई तौर पर मजीद बेहतर करने के लिए इंतजामिया इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, चाहे वो सिविल या पुलिस इंतजामिया हो, वो कार्रवाई कर रही है। और इस सिलसिले में जम्मू में के अंदर जहां पर ड्रोन हमले के सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लेने की खबर आई है, और चारों मुलजमीन को एनआईए ने, जहां पर डोडा से सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले इन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद एनआईए के हवाले किया, इनसे पूछताछ की गई, लेकिन यह भी क्लियर कर दिया गया है कि इनमें से किसी को भी बाद में, यानी जिस वक्त इनको हिरासत में लिया गया था, मजीद इनको गिरफ्तार नहीं रखा गया है। 4 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया था, इनमें मंजीत कुमार, जीवन लाल और 2 सगे भाई हैं, विपिन कुमार और संजय कुमार, जिनको बताया जाता है कि 27 तारीख को जम्मू में डिफेंस एयरबेस के आसपास जो ड्रोन की मुश्तबह नकलो हरकत देखी गई थी और हमले की खबर आई थी, उसके साथ इनके लिंक्स हो सकते हैं, या जिन लोगों की तरफ से अंजाम दिया गया, इस तरह की इतलात मौसूल हुई थी और ये चीजें नोटिस में आई थी एनआईए के, जिसके बाद गिरफ्तारी लोगों की फोर्सेज ने धड़ा विलेज के अंदर, जहां पर ज्वाइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था, इस दौरान इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। चारों ने बताया जाता है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त जो इतलात मौसूल हुई, इनके पास कुछ करेंसी थी, कुछ कागजात थे, उनको जलाने की कोशिश हुई, मोबाइल फोन्स अपने जलाने की कोशिश की, कुछ शवाहिद मिटाने की इनकी कोशिश थी। ये पहली खबर थी, लेकिन उसके बाद जो सरकारी जराये से तस्दीक हो पाई है, उसमें यह पता चला है कि गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन उन्हें जो इतलात मिली थी, यानी एनआईए की खुसूसी टीम को, जो इस पूरे केस को अब देख रही है, कि इनमें से 2 मिलिटेंटों को जो पाकिस्तान वापस गए, उनकी मदद करने में भी 2 लोग इनमें से मुलव्वस हो सकते हैं। यह खबर सामने आई थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया गया।
इसके अलावा जो मोबाइल फोन मिला था जिसको जलाने की कोशिश हुई थी, उससे एक पाकिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक एक मिलिटेंट कमांडर है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पाया गया, मोबाइल नंबर मिला उनके सेल फोन से, जिसके बाद इन लोगों से पूछताछ की गई, क्वेश्चनिंग कुछ घंटों के लिए हुई, लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। ये दो तरह की खबरें थी। एक तो ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, वो यही 4 थे, और बाद में एनआईए की इनको सपोर्ट किया गया। इनकी गिरफ्तारी अब नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ के बाद जरूर इन्हें हिरासत में लिया गया था। अब जो सरकारी जराये बता रहे हैं कि 4 को हिरासत में लेने के बाद में इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इल्जाम ये था कि मंजीत कुमार, जीवन लाल और 2 सगे भाई विपिन कुमार और संजय कुमार, ये जो जिनकी डोडा से गिरफ्तारी हुई थी, इन लोगों को जो जम्मू के अंदर 27 तारीख को 27 जून को जो हमला हुआ था उसके साथ इनके डायरेक्टली लिंक्स थे। सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है तो एक और अहम खबर आपको बताएं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अब नोटिस जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला को गया है, और ये नोटिस उस वक्त गया है जब वो तारीख खत्म हो रही है जिसके मुताबिक उन्हें फौजी तंसीब के करीब बनाए गए अपने घर को यहां से न सिर्फ मुनहदम करना था या यहां पर खाली करना था, दूसरी जगह मुंतकिल होना था। बात साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह की हो रही है, और गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा मकानात को मुनहदम करने की हिदायत न सिर्फ दी गई है बल्कि फौजी तंसीब के हुदूद में किसी को भी तामीराती काम को साल 2018 में रोका गया था। उसके बाद अदालत की मुदाखलत हुई, और अब डॉक्टर निर्मल सिंह से जब मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से राब्ता किया जा रहा है, जब इंतजामिया ने मंजूरी इस बात को दे दी है कि अब उनका जहां पर मकान खाली नहीं हुआ था, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो नोटिस सुने गया है, उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ एक मखसूस ग्रुप कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन उन लोगों के भी मकानात, उन लोगों की भी रिहाइशें होनी, चेक होनी चाहिए, देखी जाना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला रहे हों, लेकिन जम्मू के अंदर भी उनकी रिहाइश आज के वक्त में मौजूद है। बराबर जनाब, बात इनकी सही हो सकती है, लेकिन मामला जब इनके केस का हम देखते हैं जिस पर जेडीए की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया, डिमोलिशन नोटिस, फॉर्मर मिनिस्टर जो रहे हैं निर्मल सिंह, उनके लिए कर दिया गया, क्योंकि याद रखिएगा आर्मी का एम्यूनेशन डिपो बन्नी विलेज है, बन्नी गांव है नगरोटा के अंदर, वहां पर है, और उस जहां पर भी इस तरीके का डिपो होता है उसके आसपास इर्द गिर्द में मकान नहीं बनाए जाते। जैसे हमने खंदरू, जिनको याद होगा कि खंदरू का सानिया क्यों रुका, क्योंकि वहां पर रेजिडेंशियल एरियाज काफी दूर दूर थे, लेकिन उसके बावजूद नुकसान होता। एक नोटिफिकेशन जारी किया है वजारत दिफा ने कि कैसे ये बनता है, तो उस नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी की गई है डॉक्टर निर्मल सिंह की तरफ से, और मिसयूज ये कहा गया कि जनाब अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने, जिसके बाद उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन अपना बंगला जो है वो बनाया, और डिस्पाइट द फैक्ट कि डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी अथॉरिटीज और सूबाई इंतजामिया की तरफ से कई बार उन्हें यह मुताला किया गया कि जनाब आप यहां पर नहीं बना सकते, उन्होंने बनाया, और उसके बाद अब यह मामला सामने आया कि अब जेडीए की तरफ से एक नोटिस 8/11/2021 को चला गया है, जिसमें उन्हें कहा गया कि आप इस बंगले को खाली करें, गिरा दें, और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो अब इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, जेडीए आके इसको गिराएगी। 1000 यार्ड के आसपास बैरिकेटिंग है, बैरियर्स लगा दिए गए थे कि आप नहीं यहां पर कोई पब्लिक मूवमेंट कर सकते हैं, कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उस 1000 यार्ड में ये आलीशान मकान जो डॉक्टर जो इनका है वो जनाब अब टूटने जा रहा है डॉक्टर निर्मल सिंह का। और इस सिलसिले में उनकी बात अपनी जगह, लेकिन आर्मी की तरफ से कहा गया कि आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को 3 बार अप्रोच किया, लिखा, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अप्रोच किया, उनको लिखा कि इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, क्योंकि ये वायलेशन है वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट 1903, यानी 1903 का जो एक्ट है डिफेंस एक्ट, वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट, उसके खिलाफ है, और कोई एक्शन उस वक्त की हुकूमत ने नहीं किया, क्योंकि हुकूमतें इनके हाथ में थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। 2000 स्क्वायर यार्ड का प्लाट है जो रजिस्टर्ड है डॉक्टर निर्मल सिंह की अहलिया ममता सिंह के नाम पर, और इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी बनाई गई थी जी, जो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसमें ममता सिंह एक शेयर होल्डर के तौर पर है, और हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के जो दीगर मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता, याद रखिएगा,
भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर और कुछ और मेंबर है। और ये कंपनी जनाब लोन ले चुकी है 18.50 करोड़ रुपए, कैश क्रेडिट फैसिलिटियां ले चुकी है जम्मू कश्मीर बैंक से साल 2012 में भी। और इन्होंने क्या करना था, इन्होंने पावर प्रोजेक्ट बनाना था जम्मू कश्मीर में नहीं जी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के छम एरिया में इस कंपनी ने एक पावर प्रोजेक्ट बनाना था। ये कंपनी बनाई गई और ये कंपनी ने लोन भी एक्योर किया जनाब बैंक से, जिसके बाद उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए दिसंबर 2017 में करार दिया गया। अब इस खबर के कई पहलू अब सामने आ रहे हैं जी। कंपनी भी बनी, कंपनी ने लोन लिया जेके बैंक से और फिर साल 2017 में उसे एनपीए करार दिया गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी क्लोज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ये जो मामला सामने आया है जनाब, ये क्या नया मामला है? जी नहीं, ये काफ़ी महीनों से बल्कि कई सालों से इस पर चर्चाएं चल रही थी, काम भी हो रहा था। एक तरफ से सूबाई इंतजामिया कह रही है कि जनाब गैर कानूनी काम किसी को करने की इजाज़त नहीं होगी, दूसरी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था, तो क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था? कहीं ना कहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की तरह से तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह के मकान को खाली करने का हुक्मनामा जेडीए की तरफ से जारी कर दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब बिजली की करते हैं। बिजली की आंख मचोली ने तो आप सबको परेशान कर ही दिया है, लेकिन सूबाई सतह पर और रियासती सतह पर चीफ सेक्रेटरी ने एक बार फिर जायजा मीटिंग ली है और बिजली को लेकर जो लगातार आंख मचोली चल रही है, इसमें सरमा के दौरान बिजली बहाल रहे तो चीफ सेक्रेटरी का बिजली मंजरनामे का जायजा लिया गया है और गैर शेड्यूल बिजली कटौती में कमी के लिए हिदायत जारी कर दिए हैं। अब दो बातें याद रखिएगा कि बिजली के एलानिया और गैर एलानिया कटौती शेड्यूल से सार्फिन को कब मिलेगी नजात, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात भी सही है कि रवां साल सप्लाई में कमोबेश 17% इजाफे के बावजूद कटौती बड़े तेजी के साथ की जा रही है, यानी शेड्यूल और अनशेड्यूल लिमिट्स जो लगाई गई थी उस लिमिट से भी ज्यादा कटौती जम्मू कश्मीर सूबे के अंदर इस वक्त हो रही है, जब अय्याम सर्दी ने दस्तक दे दी है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी किया गया बयान के मुताबिक कहा गया है कि जनाब पीक लोड जो है, जो सरमा के दौरान होता था, उस पीक लोड पर हम आ चुके हैं। 1653 मेगावाट नियरली जो है वो इस वक्त पीक लोड है। और अगर आप इसको प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर से देखेंगे तो ये काफी ज्यादा जो है वो अभी दिख रहा है। और अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हुक्मनामा जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2021 तक इंस्पेक्शन किया जाए सभी ट्रांसफार्मर्स का। जितने भी ट्रांसफार्मर है 30 नवंबर 2021 तक इनका जायजा लिया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए। जो सही सिमत में है, जो सही तरीके से ट्रांसफार्मर होंगे और सही आपको अंदाजा होगा कि ये चलेंगे, HT-LT लाइंस फॉल्टी नहीं रहेंगी, इनको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो ठीक करने की बात जो है वो कही गई है। यानी ट्रांसफार्मर HT-LT लाइंस के लिए हद मुकर्रर कर दी गई है जी 30 नवंबर ट्रांसफार्मरों के लिए, और 15 दिन दे दिए गए HT-LT लाइंस को ठीक करने के लिए, ताकि सरमा के दौरान लाइन गिरे ना कहीं पर। और चीफ सेक्रेटरी ने जहां ये बात कही है, वहीं पर अनशेड्यूल्ड पावर कट के हवाले से मैंने आपको पहले ही कह दिया कि गैर शेड्यूल बिजली कटौती में कमी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। और यह भी कहा गया कि डैमेज ट्रांसफार्मर जहां पर टाउन्स के अंदर हो उन्हें रिप्लेस किया जाएगा जी 8 घंटों के अंदर अंदर, और अगर ज्यादा कोई परेशानी हो तो 24 घंटों के अंदर अंदर वहां पर नियामुल बदल दिया जाए। अब ये तो सरकारी बात है, लेकिन रवां साल सार्फिन को 17% इजाफी बिजली फराहम करने के दावों के बीच वादी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, क्योंकि महकमा जो महकमे को सर्कुलर और महकमे को जो सर्दियों के महीनों में बिजली की तलब और खेप में 600 मेगावाट की कमी का सामना है। यानी अभी जो हमें अदाद शुमार मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम जी 600 मेगावाट बिजली और चाहिए, तब जाकर यह मामला कहीं ना कहीं हल हो सकता है। अब समझ सकते हैं हम 600 मेगावाट इस वक्त मांगी जा रही हैं, जब शायद ये नामुमकिन है। और अब देखना होगा कि आगे होगा क्या। फिलहाल शेड्यूल और अनशेड्यूल दो तरह के कट्स लग रहे हैं।
शेड्यूल कट मतलब जो पीडीडी डिपार्टमेंट ने एक डिटेल बता दी है, कितने बजे आएगा मीटर में, कितने नॉन मीटर में आएगा, कहां पर जाएगा, उससे भी ज्यादा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि पीक लेवल पर ऑलरेडी आ गया और 600 मेगावाट की जरूरत है। शॉर्टफॉल ऑफ 600 मेगावाट जो है वो इस वक्त जराया से हमारे पास है। लेकिन खबर यह भी है कि कमोबेश जो हम देख रहे हैं कि जनाब 17% इजाफी बिजली जो है वो दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग जो है वो चल रही है। तो फिलहाल याद रखिएगा कि अयाम सर्दी है और इन सर्दियों के अयाम में शायद बिजली कटौती से निजात मिले, इस तरीके के बहुत ही कम आसार दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इंतजामिया के दो अहम फैसले जो मीटिंग्स मुसलसल मुनाकिद हो रही हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनकी सदारत में, और इन मीटिंग्स के नताइज क्या सामने आ रहे हैं। बात इस सेशन के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने माली साल 2021 और 22 के लिए जो तैयारी की है उसमें अब अगले माली साल तक बजट अखराजात को मुनज़्ज़म करने की अफसरान को हिदायत दे दी गई है और नई स्कीमें हो या नए प्रोजेक्ट्स हों, तजावीज़ काबिल कबूल नहीं होंगी, ये भी सर्कुलर जारी कर दिया गया। और जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम महकमों के अफसरान जहां पर मौजूद थे और इस मीटिंग का सबसे की खास बात यह थी कि मुख्तलिफ मंसूबे इस वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो चलाए जा रहे हैं, साल 2021 और 22 में बकिया मुद्दत के दौरान सरकारी महकमों में अखराजात को हमवार और मुनज़्ज़म करने के लिए सर्कुलर जारी किया है और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, महकमों के HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कह लीजिए, और इसके अलावा DDOs और ट्रेजरी अफसरान हैं, उनको जवाबित पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया गया है। और ये जो सर्कुलर जारी हुआ है इसमें 2021-22 की बकिया मुद्दत के दौरान सरकारी महकमों के पास जो रकूमात हैं वो उस हिसाब से खर्च करने के लिए उन्हें कहा गया है कि जितनी उनकी डिमांड हो, जितनी ज़रूरियात हैं और उस ज़रूरत से बाहर ना निकला जाए, सर्कल से बाहर निकले तो शायद बजट भी बिगड़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं इशारा दे दिया गया है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि जो माली साल का बजट था उसी के अंदर रहकर इस वक्त तामीराती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और अगले साल से कबल तमाम जो तैयारियां की गई हैं, बजट सेशन जो कंप्लीट होना है उससे पहले ठीक ढंग से या मुनज़्ज़म तरीके से उस जो बकिया मुद्दत के लिए आपके पास पैसा है तमाम डिपार्टमेंट्स के पास, उसको खर्च करने की बात इन डिपार्टमेंट से इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, हम अक्सर देखते थे कि फरवरी और मार्च में एक्सपेंचर बढ़ता था और ये फरवरी और मार्च में एक्सपेंचर ना बढ़े बल्कि मौजूदा सिस्टम के तहत काम चले और जो नीति आयोग और मरकजी वजारत खजाना की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही मामला आगे बढ़े, उस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। यही हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। 15% बजट एलोकेशन लास्ट मंथ में जो आप खर्च कर सकते हो, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए जो है वो महकमा खजाना के अफसरों को जो है वो कह दिया गया है। यानी हम अक्सर देखते थे कि फरवरी में अचानक से बहुत सारे काम हाथ में लिए जाते थे और मार्च आते आते उनकी बिलिंग और सब कुछ होता था। इस बार शायद वो देखने को ना मिले क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर गहराई से देख रही है और सिर्फ उन प्रोजेक्टों को हाथ में लेकर काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जिनकी ऑलरेडी बिडिंग, टेंडरिंग और ऑलरेडी वर्क डन जो है वो चल रहा हो। और जो नया मामला होगा वो शायद अब आपको अप्रैल मई के बाद ही देखने को मिलेगा क्योंकि बजट की तैयारियों में भी रियासती इंतजामिया जुट चुकी है। जी आसिफ। और जब इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही है तो एक और अहम खबर आपको बताएं कि मौजूदा जो माली बजट है इसके लिए जहां पर कल मीटिंग्स का सिलसिला मुसलसल चल रहा था, कुछ डिपार्टमेंट्स के कामकाज का जायजा लिया जा रहा था, लेकिन महकमों के अखराजात बेहतर तरीके से दिए जाएं। और अहम खबर, हम श्रीनगर भी चलेंगे हिलाल हंजूरी के पास थोड़ी देर में। जो DDOs हैं, ट्रेजरी अफसरान की बात हो रही है कि उन्हें बिलखुसूस उन लोगों को हिदायत दी गई है जो ट्रेजरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के वक्त में जो काम हो रहे हैं उनके लिए पैसा तो जो ऑलरेडी खर्च हो चुका है, लेकिन इनमें अहम बात यह भी है कि जो ट्रेजरी अफसरान से कहा गया है कि गाइडलाइंस जो है उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और फंड्स महकमे की जरूरत के मुताबिक निकाले जाएं। इंतजामिया की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इस वक्त काम चल रहे हैं उन्हीं को मुकम्मल करने की उन्हें हिदायत दी गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त जिन महकमों की तरफ से आपने काम मुकम्मल करके जितना उन पर एक्सपेंडिचर हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए। किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी या खामी नहीं पाई जानी चाहिए। सख्त हिदायत इस पर भी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पहले ही दी गई थी, लेकिन अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू की तरफ से या जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर भी हैं, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस सिलसिले में ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तमाम डिपार्टमेंट्स को जो सेक्रेटरीज हैं, पहले हमने आपको बताया कि HODs को भी DDOs हैं और ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली इसमें एडवाइज किया गया है।
चलिए, बात इंतजामिया की फैसलों की हो रही थी, तो इसमें एक और चीज आपको भी बताएं कि माली साल के लिए जहां पर तैयारियां हुई हैं और साल 2021-22 के आखिरी महीने के दौरान अखराजात को बजट मुख्तस के 15% तक महदूद रखा जाएगा, ये भी सर्कुलर में कहा गया है। और ट्रेजरी अफसरान GFR 2017 के तमाम जो मतलूबा दफात हैं और महकमा खजाना की तरफ से वक्तन फक्तन जो जारी करदा हिदायत हैं, इन पर अमल करते हुए अपनी सतह पर अखराजात पर सख्ती बरतें, निगरानी करें, इनको मुनज़्ज़म करें, ये सख्त हिदायत हैं। और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही में के नतीजे में मुतलका अफसरान या मुलाजमीन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई भी की जा सकती है, ये साफ कर दिया गया है कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से। सर्कुलर में तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनको हिदायत दी गई कि वो मौसर तरीके से इसकी निगरानी करें, मयारी इकदाम के नफाज के लिए ज़रूरी इकदाम उठाएं। ज़रूरत से ज़्यादा काम जो है इस वक्त वो डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना काम होगा उसमें मयारी इकदाम उठाए जाने चाहिए। सर्कुलर जहां तक हम पढ़ पा रहे हैं तो फाइनेंस या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी तरफ से वक्तन फक्तन जो गाइडलाइंस जारी की गई है, अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं और मुतलका जो अफसरान हैं उनको इकदाम की तकमील को यकीनी बनाने के लिए ताउन देंगे। और इस बात से भी मुतनब्बे किया गया है कि किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में महकमा फाइनेंस जो है या खजाना महकमा वो बाकायदा रिपोर्ट भी पेश करेगा और उन अफसरान, उन मुलाजमीन के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करने जा रही है, चाहे वो DDOs हों, ट्रेजरी ऑफिसर्स हों या कोई भी किसी भी सतह पर लापरवाही अगर बरती जाती है फंड्स की वागुजारी में। फंड्स महकमे की जरूरत के मुताबिक खर्च होंगे। ये फिलहाल एक तरह से मार्च 2022 तक, उससे पहले एक अहम फैसला भी हो सकता है, अहम हिदायत हो सकती हैं, क्योंकि अखराजात को हमवार करने के मुतालिक जहां तक बात है तो सख्त हिदायत तमाम डिपार्टमेंट्स को अब एक बार फिर कंसर्न अथॉरिटीज ने दे दी हैं। चलिए श्रीनगर चलते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। इंतजामिया की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हम कहेंगे इस एतबार से, क्योंकि अभी 5 महीने का जो फिस्कल ईयर चल रहा है उसमें है, लेकिन ये सख्त हिदायत मिलने का क्या मतलब ये साफ निकाला जाए कि जो मौजूदा कामकाज चल रहा है, जो प्रोजेक्ट इस वक्त जारी हैं, उन्हीं को मुकम्मल किया जाए मुकर्रर मुद्दत के अंदर और नए मंसूबों को मुकम्मल तौर पर फिलहाल रोक लगाई जाए, उन्हें हरी झंडी ना दिखाई जाए? बिल्कुल, इसको इसी समत में देखने की जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को जो हिदायत दी गई है फाइनेंशियल कमिश्नर डॉक्टर डुलूक की जानिब से, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी है जम्मू कश्मीर के, तो उनका मानना है कि जो अब इस माली साल के यानी साल 2021-22 की जो आखिरी सहमाही सेशन है और इसमें जो मुख्तस रखे गए हैं 30%, 30% फंड्स को, उनको तरतीबवार किस तरह से खर्च किया जाएगा और जो इजाफी खर्चात है उनको रोक दिया जाएगा, ताकि एक डिसिप्लिन जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अखराजात के अंदर कायम किया जा सके। तो इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है या DDOs है या उसके साथ साथ जो बाकी फाइनेंस से मुंसलिक लोग हैं, उनसे कहा गया है कि वो इस ऑर्डर पर अमल करें, ताकि एक जो तसलसल है अखराजात के अंदर या उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीशन के अंदर, तो उसमें जो इजाफी काम है उनको भी ना किया जाए। और जो कुछ DPRs ऐसे बने रहते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जिसमें फिर तजावीज आती हैं कि इसको एनहेंस किया जाए या इसमें कोई किसी तरह की अमेंडमेंट की जाए, तो उन पे भी उनसे कहा गया है कि वो इससे दूरी रहे, उससे परहेज करे, ताकि इन चीजों पर फिल वक्त जो है गौर नहीं किया जाएगा। DDOs हों या फिर ट्रेजरी ऑफिसर्स हों या बाकी अफसरान, मुतलकीन से साफ कहा गया कि अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो इस नतीजे में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मगर एक चीज हम जानते हैं कि मौसमी सूरत हाल भी ऐसी है, तो क्या ये मुमकिन है कि इन 4-5 महीनों के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तो तैयार कर ली जाएंगी, लेकिन मंसूबे भी वो मुकम्मल होंगे जो इस वक्त जेर तामीर है? नए को तो हरी झंडी नहीं मिलेगी, लेकिन इजाजत इस वक्त की सूरत हाल देगी मौसमी सूरत हाल की, जहां तक जियोग्राफी एतबार से हम बात करते हैं? देखिए आसिफ, इसमें पहले ही कहा गया कि जो 30% के आसपास सहमाही सेशन के लिए जो बाकी मुख्तस रुकुमात है
तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनसे कहा गया है कि नई तजावीज को फिलहाल दरदस्त ना लिया जाए, जो पहले से ही प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर उसमें किसी तरह की एनहांसमेंट की गई है या इसमें किसी तरह की तरमीम की गई है तो उसको भी फिलहाल बालाए ताक़ी रखा जाए। तो इस तरह से नई तजावीज को बिल्कुल भी इग्नोर करना है, जो पुरानी तजावीज बनी हुई हैं उसी पर अमल करना है। ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की असल जो है इस ऑर्डर की रूप है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे और फिर बताएंगे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने क्या कुछ हुक्मनामा जारी किया है और एमबीबीएस की सीट्स को लेकर मरकजी हुकूमत का एक और बड़ा फैसला आया है। और वो बड़ा फैसला है कि आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।